आज का टॉपिक है। पहले आता है विल्सन डिसीज। ठीक है। विल्सन डिसीज पढ़ने से पहले इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो कि हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले होता ये है कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है, वो होती है सीरोलोप्लाज्मिन। अब ये जो सीरोलोप्लाज्मिन होती है ना, पहली बात, ये बनाता कौन है? हमारे पास एक जीन होती है, उसका नाम होता है हमारे पास ATP7B जीन। ठीक है। ये किस क्रोमोसोम पे होती है? ये क्रोमोसोम 13 पे होती है। क्रोमोसोम 13 पे एक जीन लगी होती है, ATP7B जीन्स। ये क्या करती है? ये आपके पास रिलीज करती है हमारे पास हेपेटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग जीन, या हम इस ATP7B जीन को कहते हैं हेपेटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग जीन। और ये क्या करती है? ये आपके पास सीरोलोप्लाज्मिन को रिलीज करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि सीरोलोप्लाज्मिन बना कहां से है? क्रोमोसोम 13 के ऊपर जीन लगी थी ATP7B जीन, जिसको हमने कहा हेपेटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग जीन। इसने आगे से सीरोलोप्लाज्मिन को रिलीज करवा दिया। ठीक है। अब ये रिलीज किधर हुआ? आपके लिवर में, हेपेटोसाइट के अंदर। ठीक है। अब ये हमारे पास सीरोलोप्लाज्मिन करता क्या? बेसिकली जो सीरोलोप्लाज्मिन का काम होता है ना, ये आपके पास क्या करता है? हमारे पास जितनी भी कॉपर अकुमुलेट हो जाती है ना लिवर के अंदर, उसको ये पकड़ता है और उसको पकड़ के आपके बाइल के थ्रू फेंक देता है लिवर से बाहर। मैं कहता हूं कि हमारे पास सीरोलोप्लाज्मिन ने क्या किया, ये इसने हमारे पास जो कॉपर था ना, हमारे पास ये देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास ये थे हेपेटोसाइट। ठीक है। हेपेटोसाइट के 6 कॉर्नर्स होते हैं और आपके पास 6 ही कॉपर आपके पास अटैच होती है हर सेल के पास। ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास यहाँ एक हमारे पास बनता है सीरोलोप्लाज्मिन। सीरोलोप्लाज्मिन करता है क्या? ये आपके पास ये सारी की सारी कॉपर्स के साथ अटैच होके ये ऐसे एक्सक्रीट हो जाता है और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होकर ये आपके पास चला जाता है लिवर से बाहर। ठीक है, ये था नॉर्मल फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जब ये सीरोलोप्लाज्मिन कॉपर के साथ अटैच होता है ना, तो इसका दूसरा नाम होता है, हम कहते हैं होलो सीरोलोप्लाज्मिन। ठीक है। अगर हम बात करें, एक हमारे पास टर्म आती है एपोसीरोलोप्लाज्मिन। देखो, मैंने पहले कहा सीरोलोप्लाज्मिन का काम क्या है? इसका काम ये है कि कॉपर के साथ अटैचमेंट करवा के लिवर से बाहर फेंक देना। ठीक है। अगर ये कॉपर के साथ अटैच हो जाता है ना, तो हम इसको सीरोलोप्लाज्मिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है होलो सीरोलोप्लाज्मिन। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास देखो जो सीरोलोप्लाज्मिन है, ये आपके पास कॉपर के साथ अटैच ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है सीरोलोप्लाज्मिन का। ठीक है। अगर ये मेरे पास यहाँ आपका सीरोलोप्लाज्मिन का काम ये था कि आपके पास यहाँ से कॉपर की अटैचमेंट करवाना। ठीक है। अगर आपकी यहाँ से कॉपर की वो अटैचमेंट नहीं करवाता और कॉपर की जगह पे आके यहाँ प्रोटीन अटैच हो जाती है, अगर प्रोटीन अटैच हो जाती है, फिर हम इसे कहते हैं एपोसीरोलोप्लाज्मिन। हम इसे कहते हैं एपो प्रोटीन अटैच विद सीरोलोप्लाज्मिन। इसे कहते हैं हम एपोसीरोलोप्लाज्मिन। आपको ये दो टर्म्स का पता होना चाहिए, फिर आपको ये डिसीज समझ आएगी। ठीक है। सबसे पहले हमने कहा सीरोलोप्लाज्मिन होता क्या है? इसका काम ये है कि कॉपर के साथ अटैचमेंट करवाना, हमारे पास जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उस कॉपर के साथ अटैचमेंट करवाना और कॉपर को बाहर फेंक देना। ठीक है। अगर तो कॉपर अटैच नहीं होता, उसकी जगह पे प्रोटीन अटैच हो जाती है, फिर हम कहते हैं ये एपोसीरोलोप्लाज्मिन है। ठीक है। और अगर कॉपर अटैच होता है, हम कहते हैं होलो सीरोलोप्लाज्मिन। अब हम बात करते हैं डिसीज की तरफ। हमारे पास विल्सन डिसीज में बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर आपके पास क्रोमोसोम जो 13 के ऊपर जीन लगी होती है, जिसका नाम था ATP7B जीन, ये म्यूटेंट हो जाती है। जब ATP7B जीन म्यूटेंट हो जाती है ना, फिर इसकी वजह से क्या होता है? आपके पास जो सीरोलोप्लाज्मिन का फंक्शन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। अब जब सीरोलोप्लाज्मिन का जो फंक्शन है क्या था? कॉपर के अटैचमेंट करवाना। अगर सीरोलोप्लाज्मिन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास जो कॉपर होगी वो लिवर के अंदर अकुमुलेट नहीं होने लग जाएगी, तो कॉपर जो होगी वो लिवर के अंदर ज्यादा हो जाएगी। अगर कॉपर लिवर के अंदर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास देखो सीरोलोप्लाज्मिन था ना, सीरोलोप्लाज्मिन के साथ कॉपर नहीं मिली, यानी कॉपर ने सीरोलोप्लाज्मिन के साथ मिलना था, लेकिन कॉपर नहीं मिली। अगर कॉपर नहीं मिली, तो फिर क्या हो सकता है? हो सकता है सीरोलोप्लाज्मिन के साथ आके प्रोटीन मिल जाए, और अगर प्रोटीन मिलती है, तो फिर आपको उस बंदे में एपोसीरोलोप्लाज्मिन का लेवल इंक्रीज मिलेगा। ये लैब रिपोर्ट्स है, ये सुनना ध्यान से। देखो, विल्सन डिसीज के अंदर हमने कहा ATP7B जीन की म्यूटेंट हुई या डेफिशिएंसी हुई, इसकी वजह से सीरोलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी होगी। जब सीरोलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी होगी या फिर सीरोलोप्लाज्मिन अपना फंक्शन खो गया, जब इस ये हुआ, फिर हमारे पास कॉपर जो थी वो आपके लिवर में अकुमुलेट होने लगी। किधर? लिवर की हेपेटोसाइट के अंदर अकुमुलेशन होने लग गई। जब लिवर के सेल्स में अकुमुलेशन होने लगी, तो आपके पास लिवर के अंदर कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। हम कहते हैं आपके पास यह है विल्सन डिसीज। ठीक है। अब हमारे पास इसके लैब रिपोर्ट्स में आपको क्या मिल रहा है? लैब रिपोर्ट्स में आपको इधर मिलता है कि एपोसीरोलोप्लाज्मिन का लेवल है, ये आपको इंक्रीज मिल रहा होता है। ठीक है। ये आपके पास थी विल्सन डिसीज और इसमें आपको ये क्वांटिटीज मिलती है। अब देखो, हम कहते हैं कि आपके पास इधर जो है ना, वो कॉपर की क्वांटिटी आपको मिल रही है ज्यादा, किधर? लिवर के अंदर।
ठीक है। अब ये जो लीवर के अंदर मेरी होती है ना, तो लीवर के तरह एक एक तरफ याद रखना कि हमारे पास जो कॉपर होता है सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके पास ये लीवर को डैमेज करवाएगा सबसे पहले प्राइमरीली। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये क्या करेगा, ये आपके पास ब्रेन में जाके बेसल गैंग्लिया को डैमेज करवाएगा। ये दो चीजें हमारे पास सबसे पहले डैमेज होगी। वो कभी भी पूछेगा कि मेनली क्या चीज डैमेज होती है, तो कहना है बेसल गैंग्लिया और साथ हमारे पास हेपेटोसाइट डैमेज हो सकते हैं जो लीवर के सेल्स हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर तो आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट सिम्टम्स क्या लेके आएगा, पेशेंट सिम्टम्स लेके आएगा या तो वो लिवर क्या सिम्टम लेके आएगा, ठीक है, या वो बेसल गैंग्लिया के सिम्टम्स लेके आएगा कि इसमें हमारे पास क्या बनता है, वो हम बात करते हैं। लेकिन हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोज हम हमेशा इसको लैब रिपोर्ट्स के साथ करेंगे। कभी भी देखो, अगर आपके पास एक बंदा आता है, वो आपके पास साइकेट्रिक इश्यूज लेके आता है, फॉर एग्जांपल वो क्या कहता है, पहले हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की। फॉर एग्जांपल अब आपके पास अगर तो ये जो हमारे पास है ये बेसल गैंग्लिया में आपके पास अक्यूमुलेट होता है, फिर क्या हो सकता है, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ट्रेमर्स आ सकते हैं बंदे को। उसके बाद क्या हो सकता है, बंदा जो होगा वो मुश्किल होगी उसको स्पीकिंग में, बोलने में, उसको मुश्किल होगी लिखने में। ठीक है। उसके बाद मसल स्टिफनेस हो सकती है, यानी ये सिम्टम्स लेके आ सकता है किधर, बेसल गैंग्लिया के अंदर। अगर एक बंदा का लिवर डैमेज है तो इसकी वजह से, यानी कॉपर की वजह से लिवर डैमेज है, हमारे पास क्या क्या सिम्टम लेके आ सकते हैं, वो आएगा वोमिटिंग के साथ, वो आएगा हमारे पास वोमिटिंग तो होगी, वो आएगा एसाइटिस के साथ आ सकता है। ठीक है। वो हमारे पास आएगा सिरोसिस के साथ आ सकता है, अगर ज्यादा है वो आपके पास स्वेलिंग्स ऑफ लेग के साथ आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास देखो, आपके पास कोई भी लिवर डैमेज है, उसमें आपके पास ये सिम्टम लेके आ रहा है, या साथ आपके पास ये सिम्टम क्या आ रहा है, क्या वो ये कहता है, एक पेशेंट आपके पास आया, वो उसको है वोमिटिंग। ठीक है। वोमिटिंग के साथ वो कहता है कि उसको है स्वेटिंग है। ठीक है। साथ वो कहता है उसको है एसाइटिस है, पेट में पानी भरा हुआ है, और साथ वो कहता है उसको कोई साइकेट्रिक मसला है, यानी मसल स्टिफनेस है। ठीक है। या मसल स्टिफ, वो कहेगा विजुअल हेलुसिनेशन है। आप ये सिम्टम्स देख रहे हो, लीवर के भी है और बेसल गैंग्लिया के भी है, और साथ वो आपको लैब रिपोर्ट्स कहता है कि आपके पास सीरोलोप्लाज्मिन का लेवल है कम। फिर आप कंफर्म डायग्नोस करोगे कि ये हमारे पास है विल्सन डिसीज। अब हम और थोड़ी सी लैब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। इसमें याद ये रखना कि विल्सन डिसीज के अंदर जो हमारे पास फ्री कॉपर होती है ना, वो आपके पास ज्यादा होती है, और जो आपके पास टोटल कॉपर हो, फ्री कॉपर ज्यादा होने का मतलब ये है कि देखो, आपके पास किसी के साथ अटैच नहीं है। ठीक है। ये खुद ब खुद कॉपर जो है वो क्वांटिटी ज्यादा आपको मिल रही है, और जो टोटल कॉपर होती है ना आपके पास बॉडी में, वो आपके पास आपको कम मिलती है। टोटल कॉपर का मतलब ये है कि किसी के साथ अटैच हुई हुई, और साथ आपको जो सीरोप्लाज्मिन का लेवल है ना, ये भी आपको कम मिलता है। और अगर वो कहे होलो सीरोप्लाज्मिन का लेवल, तो आपको कहे होलो सीरोप्लाज्मिन का लेवल भी ज्यादा मिलता है। अगर वो कहे एपो सीरोप्लाज्मिन, तो एपो सीरोप्लाज्मिन का लेवल आपको ज्यादा मिल सकता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है लैब रिपोर्ट्स में। और उसके बाद आप लोगों ने याद रखनी है विल्सन डिसीज के अंदर क्या क्या आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमारे पास क्या क्या इश्यूज बनते हैं। और जो मेन बात क्या थी कि आपके पास सीरोप्लाज्मिन और एपो सीरोप्लाज्मिन का डिफरेंस क्या। ठीक हो गया। ये था आपके पास विल्सन डिसीज। अब हम बात बात चलते हैं सेकंड की। सेकंड हमारे पास आती है हीम क्रोमाटोसिस। अच्छा, अब इस हीम क्रोमाटोसिस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो होता है ना, उसमें हमारे पास क्रोमोसोम 3 की बात की थी। ठीक है। इधर हमारे पास होता है क्रोमोसोम 6 पे। ठीक है। अब 6 करती क्या है, ये हमारे पास जो क्रोमोसोम 6 है ना, इसका लिवर में काम क्या होता है, ये आपके पास जाके हेप्सिडीन को रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं पहला हेप्सिडीन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है। याद दे रखना कि हमारे पास जो हेप्सिडीन होता है ना, ये नॉर्मली आपके पास जो आयरन होती है ना बॉडी में, उसको कम करवाता है। फॉर एग्जांपल हम आयरन इंटेक करते हैं ना, तो हेप्सिडीन क्या करता है, ये बनता है आपके लिवर के में। हेप्सिडीन करता क्या है, हेप्सिडीन आयरन को डाइटरी, जो हम डाइट खाते हैं, ठीक है, उससे हमारे पास कम करवाता है, डाइटरी एब्जॉर्प्शन कम करवाता है, और आयरन को एक्सक्रीट करवाता है बॉडी से ज्यादा, कि आयरन अकुमुलेट ना हो जाए ज्यादा से ज्यादा आपके लिवर के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर। तो होता ये हीम क्रोमाटोसिस के अंदर आपके पास एक जीन होती है, हम कहते हैं HFE जीन। ये जो HFE जीन होती है ना, ये म्यूटेंट हो जाती है, क्रोमोसोम 6 पे लगी होती है। इसकी वजह से जो आपके पास हेप्सिडीन होता है ना, ये हमारे पास कम हो जाता है बॉडी में। जब आपके पास हेप्सिडीन कम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो आयरन है उसकी अकुमुलेशन ज्यादा हो जाएगी। आप लोगों ने इसको सिंपल तरीके से याद रखना है। हमने कहा था विल्सन डिसीज के अंदर आपके पास क्या हुआ, सीरोप्लाज्मिन कम होने की वजह से कॉपर ज्यादा होगी। ठीक है। और कौन सी कॉपर, टोटल कॉपर, सॉरी फ्री कॉपर ज्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास हीम क्रोमाटोसिस के अंदर HFE जीन और क्रोमोसोम 6 की म्यूटेंट की वजह से आपके पास जो हेप्सिडीन था वो कम हुआ, उसकी वजह से आपके पास जो आयरन थी वो आपकी बॉडी में ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जब आप इस बंदे का MRI करवाओगे ना, तो आपके पास, अच्छा मेनली आपको ये भी बता दूं कि अब आपके पास जो आयरन होता है ना, ये आपके पास मेनली कहाँ, पहले आके लिवर को डैमेज करवाएगा प्राइमरीली, उसके बाद ये क्या करेगा, साथ आके बेसल गैंग्लिया को डैमेज करवाएगा। कभी भी लीवर के फंक्शन की वजह से आपके पास बेसल गैंग्लिया का मेन पार्ट है वो डैमेज होता है। जैसे हमने कहा था जॉन्डस होता है, ठीक है, हमारे पास क्या था कि जो बिलिरुबिन था वो गया आपके ब्रेन में, और ब्रेन में जाके किधर, बेसल गैंग्लिया में अकुमुलेट हो गया, उसे हमने कहा था कनेक्टेरस। ऐसे ही हमारे पास क्या, जो आयरन होता है वो ओवरलोड हो गया, और आयरन जाके बेसल गैंग्लिया में जाओ, उसने जाके साइकेट्रिक मसले बनाना स्टार्ट कर दिए, न्यूरोलॉजिक मसले बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। ये थी हमारे पास बातें सारी की सारी हीम क्रोमाटोसिस की। और इसके बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। इसमें आप लोगों ने एक ट्राइड याद रखना, अगर वो इस ट्राइड के साथ है क्या, वो कहेगा आपके पास सिरोसिस,
लिवर सिरोसिस विद डायबिटीज मेलाइटस विद स्किन पिगमेंटेशन। अच्छा, अभी आप लोगों ने तीन चीजें याद रखनी है। देखो, सिरोसिस भी कह रहा है, डायबिटीज मेलाइटस भी कह रहा है और स्किन पिगमेंटेशन भी कह रहा है। ये इस वजह से कह रहा है क्योंकि आपके पास आयरन का लोड जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और हेप्सिडिन की क्वांटिटी है ज्यादा। और ये अगर ये आपको डिस्कस करे, उसके बाद वो क्या कहे, उसके बाद वो कह सकता है, अगर कहे कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है, आपके पास कहे हार्ट फेलियर है, या वो कहे आपके पास जो है ना इसमें लिपिड जो है ना वो एलडीएल जो है वो आपके पास ज्यादा मिल रहा है, फिर आपको कंफर्म हो जाएगी डायग्नोज हीमक्रोमाटोसिस है। लेकिन हीमक्रोमाटोसिस को भी देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आयरन का लोड क्या है। आप देखोगे कि जो आयरन है वो ओवरलोड हुआ है, फ्री आयरन, ठीक है, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा डायग्नोज ये आपके पास हीमक्रोमाटोसिस है। ठीक है, ये आपके पास दो थे हमारे पास, एक विल्सन डिजीज, एक था हीमक्रोमाटोसिस। इसके आपने जो हमारे पास मेन चीजें थी फिजियोलॉजी जो है ना उसको देखना है, पैथोफिजियो को, ठीक है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास इसकी लैब वैल्यूज क्या है ये आपने देखनी है और इससे कंफर्म हो जाएगा और अच्छा से तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये थी हमारे पास विल्सन डिजीज और हीमक्रोमाटोसिस। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं कुछ बाइलरी ट्रैक डिसीजेस, उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले जरूर। अच्छा, हमारे पास आई है बाइलरी ट्रैक डिसीजेस। बाइलरी ट्रैक डिसीज में सबसे पहले याद ये रखना है, मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास इधर ट्राइएड एक बनाओ। ट्राइएड से क्या याद रखना है, प्रूराइटिस। प्रूराइटिस कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो रैश हो रहे हैं, ठीक है, इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और याद रखना इचिंग की मेन रीजन, अगर आपके पास देखो किसी बाइल का मसला है, किसी लीवर की एब्नॉर्मलिटीज है, इचिंग की मेन रीजन ये होती है कि आपके पास जो बाइल जूस है ना वो आपके पास रिगर्जिडेट कर गया वापस। ये बात करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास ये लीवर है, यहां से आपके पास इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट निकली, यहां से आपकी एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट निकली, ठीक है। अगर आपके पास ये बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो बाइल होगा वो यहाँ अकोमुलेट होने लग जाएगा और ये बाइल होगा ये रिगर्जिडेट कर देगा। अगर ये बाइल रिगर्जिडेट वापस की तरफ चला जाएगा, अगर तो ये आपकी स्किन में जाएगा तो स्किन में जाके आपके रैशेस बना देगा, इचिंग बनाएगा, इस वजह से आपके पास प्रूराइटिस होता है। इसकी ये बात थी। अच्छा, हमने कहा बाइली ट्रैक डिसीज में आपने ट्राइड याद रखना प्रूराइटिस का। प्रूराइटिस के साथ याद रखना कि अगर वो कहे डार्क यूरिन की और साथ वो कहे आगे बाद हेपेटोस्प्लेनोमेगैली है या हेपेटोमेगैली है, ये तीन ट्राइड जो है ना वो कंफर्म याद रख लो बाइली ट्रैक डिसीज में। उसके बाद और याद रखो तो अच्छी बात है कि आपके पास जॉन्डस हो सकता है इस बंदे को, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि उसके बाद जो हमारे पास जो कलर्ड है किसका स्टूल का वो आपका लाइट आएगा, क्यों, क्योंकि बाइल तो आ नहीं रहा, बाइल रिगर्जिटेट कर रहा है। अब हमने पढ़नी है कि हमारे पास बाइलरी ट्रैक डिसीज में आपके पास कौन कौन सी आती है एब्नॉर्मलिटी। अच्छा, मैं आपको लैब रिपोर्ट्स बताऊं, आपको तब भी बताई थी कि इसमें आपने एएलपी और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल जरूर चेक करना और ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू एएसटी के और एएलटी के, ठीक है। अब हमारे पास आता है बाइलरी ट्रैक डिसीज में। बाइलरी ट्रैक डिसीज में हमारे पास पहली आएगी हमारे पास प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस। अब हमने ये कहां पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि ये एसोसिएट करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, ये एसोसिएट करती है सूडोमोनास कोलाइटिस के साथ। अच्छा, अब प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस है क्या था, होता ये इसके अंदर कि देखो हमारे पास ये है लीवर, हमने कहा था यहां से आई इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट, ये सारी थी कौन सी, इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट थी। उसके बाद हमारे पास ये बाहर वाली कौन सी थी, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट थी। अब होता ही है कि आगे भाई जो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट थी और एक्स्ट्रा, यहाँ आपकी फाइब्रोसिस होने लग जाती है। जब आपके इधर फाइब्रोसिस होने लग जाती है तो जारी बात है आपके पास बाइल प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन बाइल आपके पास आगे नहीं जा रहा और स्टोर भी नहीं हो रहा यहाँ आके, तो बाइल आपके पास रिगर्जिडेट कर रहा है इधर। इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस। और हमने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में बात करते हैं कि इधर आपको क्या मिल रही है, आपको फाइब्रस ओब्लिट्रेशंस मिल रही हैं, या आप कहते हो इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक ओब्लिट्रेशंस मिल रही हैं, ठीक है। किसमें आपको, लिवर में आपके पास इंट्राहेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक जो होती है इसके अंदर आपको। लेकिन हम बात क्या करते हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस में आप मेन बात करते हो इंट्राहेपेटिक की, एक्स्ट्रा की बात नहीं करते, ठीक है। इसलिए कहना कि इधर आपको पास वो कहेगा फाइब्रोसिस ऑफ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट, ठीक है। अगर आपके पास ये हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं तो आपने कहना प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये एसोसिएट करता है एक ट्यूमर के साथ, उसे हम कहते हैं क्लैट स्किन ट्यूमर। अब ये क्लैट स्किन ट्यूमर क्या होता है, याद रखना कि देखो अगर ये ज्यादा देर तक फाइब्रोसिस रहती है ना इधर तो इसकी वजह से कैंसर हो जाएगा, हम उसे कहते हैं कोलिंजियो कार्सिनोमा। अगर कोलिंजियो कार्सिनोमा होता है ना तो सबसे पहले देखो मैं एक बताता हूँ, होता ही है कि पहले आपके पास एक बंदा है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस का, ठीक है। आप उस बंदे ने ट्रीट बिल्कुल नहीं करवाया, उसकी वजह से जो फाइब्रोसिस थी वो ज्यादा हुई और फाइब्रोसिस ज्यादा होने की वजह से वहां आपको ट्यूमर बनने लग गया और ये ट्यूमर जो बन रहा है इसे हम कहते हैं क्लैट स्किन ट्यूमर, ठीक हो गया। और ये मेनली आप कोलेंजो कार्सिनोमा में भी देखते हो, ठीक है। और ये फैलता देखो हमारे, हमने कहा था प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस है क्या था, इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट में आपको फाइब्रोसिस मिल रही है और ये फाइब्रोसिस कंटिन्यू होकर एक्स्ट्रा हेपेटिक में भी जा सकती है और ये कंटिन्यू होकर आपके किधर ड्यूडिनम तक आ सकती है। लेकिन हम बात ये करते हैं कि मेनली आपका ये किधर आपका प्राइमरीली था, प्राइमरी आपकी जो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट थी ना उसके अंदर आपको ये मसला बना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन जो हमने अल्सरेटिव में बात की थी ना, हमने कहा था माइलो
मैं दोबारा बताता हूँ, क्लैट स्किन ट्यूमर, क्लैट स्किन ट्यूमर, क्लैट स्किन ट्यूमर। अच्छा, अब हमने कहा था कि हमारे पास जो प्राइमरी सेकेंडरी कोलियंजाइटिस है ना, और हमने कहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको सेम एंटीबॉडीज मिलेगी। हमने कहा था माइलो पर ऑक्सीडेज आपको पॉजिटिव मिलेगा। हमने कहा था इधर आपको अंका और पी अंका जो जीन होगी वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, ये हमने कहा था आपको प्राइमरी सेकेंडरी कोलियंजाइटिस में मिलेगा। ठीक हो गया। और इसमें हमने हिस्टोपैथोलॉजी में क्या, फाइब्रस ओब्लिटेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट। अब हम कहते हैं कोई क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, उसका जो है ना वो आपके पास क्या मिल रहा है, प्रूडाइटिस के साथ आया। ठीक है, ये साथ उसके जॉन्डिस है, साथ आप देख रहे हो कि उसको टेंडरनेस है एब्डोमिनल में, यानी आपके पास वो तीन सिम्टम ये कह रहा है। ठीक है, इस तीन सिम्टम के साथ आप क्या करते हो, आप चेक करते हो, आपको बायोप्सी में क्या मिलता है, आपको इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट ओब्लिटेशंस मिलती हैं या फाइब्रोसिस मिलती हैं। और साथ याद रखें, साथ साथ आपको कहाँ मिल रहा है, आपको जो हमारे पास इंटेस्टाइनल पार्ट है ना उसके अंदर भी आपको इन्फ्लेमेशन मिल रही है। फिर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस में जाना है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने कहा था इंटेस्टाइनल पार्ट की भी बात कर रहा है। अगर वो इंटेस्टाइनल पार्ट की नहीं बात करता, वो सिर्फ बात करता है कि हमारे पास ये सिम्टम्स है और उसके बाद इंट्राहेपेटिक है, फिर आप कहोगे ये कौन सी डायग्नोज है, ये हमारे पास प्राइमरी सेक्लोजिंग कोलियंजाइटिस। ठीक हो गया। और साथ क्योंकि एंटी बॉडीज वो ये कह सकते हैं जो है हमारे पास, देखो इसके साथ वो कह सकता है हमारे पास जो एमपीओ वो पॉजिटिव है, अंका पी अंका पॉजिटिव है, लेकिन आपको डायग्नोस करने के लिए फिर देखना पड़ेगा ये इंटेस्टाइन की बात कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एसोसिएट करती है दोनों के साथ। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड आती है प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस और हमारे पास आती है सेकेंडरी बिलियरी कोलियंजाइटिस। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस है ना, इसके अंदर क्या होता है, मेनली पहले आपको बताऊं, इधर आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशंस मिलती हैं, किधर, आपको बाइल में। फॉर एग्जांपल वही हमारे पास बात देखो, या वहां आपको मिली थी फाइब्रोसिस। ये जो मेन होते हैं ना बाइल डक्ट की डिसीजेज, देखो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हुई, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होने की रीजन ये है कि फाइब्रोसिस होगी। लेकिन हम बात करते हैं कि इधर मेनली बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की व्यू में। अगर हम बात करें फाइब्रोसिस हुई है तो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्युलरोजिंग कोलियंजाइटिस यानी सेक्युलरोसिस होगी है। अगर हम बात करें प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस में, फिर हम कहते हैं कि इधर इन्फ्लेमेशन हुई थी, और इन्फ्लेमेशन हुई तो फिर आपके पास यहाँ न्यूट्रोफिल्स आए, और न्यूट्रोफिल्स के बाद यहाँ लिम्फोसाइट्स आए। समझ आई बात की। देखो प्राइमरी बिली कोलियंजाइटिस एसोसिएट करती है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन के साथ, क्योंकि इधर आपकी क्या हुई है, इधर आपकी इन्फ्लेमेशन हुई है पहले, इन्फ्लेमेशन के बाद आपके पास क्या हुई है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको नजर आई है किधर, हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक हो गया। और साथ ये देखो यहाँ आपके पास लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन नजर आएंगी, साथ आपको ग्रेनुलोमाज नजर आएंगे। प्राइमरी बिली कोलियंजाइटिस को डायग्नोस करने में क्या क्या याद रखना है कि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन आपको नजर आएंगी, साथ आपको ग्रेनुलोमा नजर आएंगे। ठीक है, और साथ आपके पास मसला क्या बनेगा, आपका जो बाइल डक्ट होगा ना उसमें आपको डिस्ट्रक्शन नजर आएगी। अब आपको पता लग जाना चाहिए, अगर मैं प्राइमरी बाइलरी कोलियंजाइटिस को जो है ना वो ट्राइएड के हिसाब में बताऊं, तो हम कहेंगे कि आपके पास ये ट्राइड, हमने कहा इस ट्राइड में क्या बात है, इस ट्राइड के अंदर ये है कि आपके पास लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन विद ग्रेनुलोमा पीनस मिल रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके पास क्या मिल रहा है, आपको इधर जो है ना वो बाइल डक्ट के अंदर, हम इंट्रा या एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बाइल डक्ट के अंदर आपको डिस्ट्रक्शन मिल रही है। ठीक है, बाइल डक्ट के अंदर आपको डिस्ट्रक्शन मिल रही है। सेकंड नंबर पे याद ये रखना, वो आपको कहता है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी आपको पॉजिटिव मिल रही है। कंफर्म डायग्नोज ये होगी कि आपके पास प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस है। ठीक हो गया। ये आपके पास अगर तीनों चीजें मिली है फिर आप लोगों ने ये याद रखना है। और हमारे पास इसमें एक एंटीबॉडीज मिलती है, वो आपको होती है आईजीएम एंटीबॉडी आपको ज्यादा मिलती होती है। ठीक है, ये आप लोग एक्स्ट्रा याद रख लो, यानी ये ट्राइएड याद रखो कि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन विद ग्रैनुलोमा पीनस ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। अगर वो इसकी बात नहीं करता हिस्टोपैथोलॉजी की, फिर वो कहेगा बाइल डक्ट में डिस्ट्रक्शन हुई है, आपके पास एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल रही है, आईजीएम की क्वांटिटी आपको ज्यादा मिल रही है, आप कहोगे प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस है। ठीक है, और लैब रिपोर्ट में आपको एएसटी और एएलटी तो हाई मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो एएलपी है और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है ये आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। तो कंफर्म हो जाएगी डायग्नोज ये आपके पास प्राइमरी बिली कोलियंजाइटिस ही है। ठीक हो गया। और ये एसोसिएट किससे करती है, याद दे रखना कि देखो एक बंदा आपके पास आता है सिजोजन सिंड्रोम का, सिजोजन सिंड्रोम ये होता है कि आपके पास बंदे में जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्रिमेशन बंदे की खत्म हो जाती है, सैलिवेशन बंदे की बहुत कम हो जाती है। ठीक है, हमारे पास जो बंदे के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो बहुत क्वांटिटी में कम होने लग जाता है। ये होता है आपके पास ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है, मेनली आप ये कहते हो। तो सिजोजन सिंड्रोम के साथ आ सकता है। साथ वो क्या ये हो सकता है रेमाटाइड आर्थराइटिस हो उस बंदे को, यानी एसोसिएट इसे करती है। ठीक है, वो जॉइंट्स की आके बात करेगा। साथ वो ये कह सकता है हाशीमोटो थायराइडाइटिस हो। ठीक है, अच्छा आपके पास वो थायराइड के मसले के साथ आ सकता है, वो आपके पास रेमाटाइड आर्थराइटिस के साथ आ सकता है, सिजोजन सिंड्रोम के साथ आ सकता है। ये तो एसोसिएशंस है ना, लेकिन कंफर्म डायग्नोज करने के लिए आपको वो अगर वो ये तीन बताता है बातें तो फिर कंफर्म हो जाएगी डायग्नोज। और साथ वो कहता है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन है, तो फिर तो ये है कि आप 1 मिनट में लगा दोगे जवाब। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक क्लिनिकल क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है कि एक पेशेंट आया, वो कहता है डॉक्टर साहब बात ये है कि उसकी ना नेक की आपके पास स्वेलिंग मिल रही है पहली,
पहली चीज नेक की स्वेलिंग मिल रही है। सेकंड नंबर पे क्या हो रहा है, सेकंड नंबर पे उसको जो है ना वो एब्डोमिनल टेंडरनेस मिल रही है। थर्ड नंबर पे उसको प्रूराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं। फोर्थ नंबर पे उसका आपने देखो तीन चीजें आप देख रहे हो, इसको बाइल का कोई मसला है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हिस्टोपैथोलॉजी की अगर वो बात नहीं करता, अगर तो वो कहता है ना लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन विद ग्रैनुलोमा पीनस, फिर तो कंफर्म हो जाएगी डायग्नोज ये चार बातें देख के कि इसको प्राइमरी बिली कोलियंजाइटिस है। फोर्थ नंबर वो इसकी बात नहीं करता, वो कहता है फोर्थ नंबर पे कि आईजीएम की क्वांटिटी ज्यादा, साथ एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव है, फिर भी कंफर्म हो जाएगी डायग्नोज प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस है, ठीक है। और साथ वो कह दे कि आपके पास जो एएलपी है और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज है इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो और हो जाएगा कंफर्म। आप लोगों ने जो ये डिसीज है ना, इसको जो है ना क्लिनिकल क्वेश्चन के साथ याद रखो, तो ये कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड, हमारे पास सेकेंडरी बिलियरी कोलियंजाइटिस क्या होती है। बेसिकली जो सेकेंडरी बिलियरी कोलियंजाइटिस होती है ना, इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट के अंदर मसला बनता है, ठीक है। इधर आपके पास इंट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, यानी एक बाइल डक्ट के अंदर मसला बनता है। और हमारे पास प्राइमरी साइकोलॉजी कोलियंजाइटिस के अंदर किसका होता है, इंट्रा हेपेटिक का होता है। और सेकेंडरी कोलियंजाइटिस के अंदर क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट का मसला बनता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल मैं आपको बताता ही हूं कि हुआ ये कि था पहले उसको था प्राइमरी, प्राइमरी की वजह से उसको सेकेंडरी हो गया, यानी पहले उसको क्या था, पहले उसको मसला ये था कि इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट में था, अब उसको एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट में मसला बन गया। अब इसके बाद उसके चांसेस ये है कि उसको कोलेंजोकार्सिनोमा भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो ना, इंट्रा हुआ, इंटर अगर आपके पास ये लिवर है तो लिवर के बाद पहले इंट्रा हो सकता है, इंट्रा के बाद एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट हुआ, और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट के बाद वही जो है वो आपके कैंसर में जा सकता है। लेकिन हमारे पास प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस एसोसिएट करती है एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, या एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट के हमारे पास किधर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशंस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास जो पेशेंट आएगा वो क्या कहेगा, आप देखोगे, आप इसके अंदर क्या देखोगे, आप दो चीजें देखोगे। आप पहले देखोगे कि आपके पास इधर एक्स्ट्रा जो हेपेटिक बाइल डक्ट है ना उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे जो इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट है ना, उसका जो प्रेशर है, जो इंट्रा हेपेटिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है, देखो अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो बैक फ्लो जाएगा, और बैक फ्लो की वजह से जो हमारे पास इंट्रा हेपेटिक जो होगा वो प्रेशर ज्यादा होगा, और जारी बात है जो बाइल है वो वापस रिगर्जिटेट कर देगा, रिगर्जिटेट करके आके किधर जा सकता है, आपके ब्रेन में जा सकता है, आपके स्किन में जा सकता है, आपके पहली बार आपके लिवर को डैमेज करवाएगा, और आपके पास और भी ऑर्गन्स में जा सकता है, हार्ट वगैरह में जा सकता है। अगर वो स्किन में जाएगा तो प्लूराइटिस करवाएगा, ब्रेन में जाएगा तो आपके पास ब्रेन की एब्नॉर्मैलिटी, साइकियाट्रिक या न्यूरोलॉजी का एब्नॉर्मैलिटीज करवाएगा। अगर ये आपके पास कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है तो कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है। यानी ये आपके पास थी डिसीज। लेकिन याद ये रखना, सेकेंडरी जो होती है या एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट के साथ एसोसिएट करवाती है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट के अंदर मसला बनता होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये जो पेशेंट होगा ना, ये मेनली क्या हिस्ट्री लेके आता है, ये देखना, वो कहेगा डॉक्टर साहब बात ये है कि पहला था गाल स्टोन्स, गाल स्टोन भी है। सेकंड वो आपके पास पैंक्रियाटाइटिस के किसी मल्सर के साथ आता है। अगर तो आपके पास ये दो मसले के साथ आता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ये सेकेंडरी बिलियरी कोलियंजाइटिस है। देखो ना, पैंक्रियाज ने क्या करना था, पैंक्रियाज ने आपके पास ड्रेन होना था किधर, एम्पुला वेटर के थ्रू, किधर आपके पास ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में। लेकिन ड्रेन होने के साथ बाइल ने भी आना था, और बाइल ने जो आपके पास पैंक्रियाज से निकली थी ना, अमाइलेज न्यूक्लियस, तो बाइल ने उसको भी डाइजेस्ट करवाना था। जब आपके पास वो जो आपके पास थे, हमारे पास पैंक्रियाज के जो सेल्स थे वो निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास निकल के डाइजेस्ट नहीं हो रहे, तो वो भी आपके पास उसकी वजह से भी आपको पैंक्रियाज के मसले बन सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे वैसे पैंक्रियाटाइटिस के टॉपिक में कि पैंक्रियाटाइटिस जो है वो कैसे एसोसिएट करता है बिलियरी कोलियंजाइटिस के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें हमने कहा कि जो प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस है, प्राइमरी साइकोलॉजिंग, अब हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने कहा था हमारे पास जो प्राइमरी साइकोलॉजिंग कोलियंजाइटिस है, इसमें आपके पास इंट्राहेपेटिक, सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस में आपके पास बाइल डक्ट का मसला बनता है, और सेकेंडरी बिलियरी कोलियंजाइटिस में आपके पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट का मसला बनता है। और ये आपके पास सारे के सारे, देखो अगर हम बात करें तीनों की लैब रिपोर्ट, तीनों की लैब रिपोर्ट्स आपको जो है ना वो सेम मिल सकती है। जो उसके बाद अगर हम बात करें ना कि आपके पास तीनों के तीनों जो सिम्टम्स है वो भी सेम मिल सकते हैं, लेकिन मेन चीज एंटीबॉडी, अगर वो एंटीबॉडीज की बात करते हैं कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी आईजीएम बहुत ज्यादा मिल रहा है, फिर हम कहेंगे ये आपके पास कौन सी डिजीज है, प्राइमरी बिलियरी कोलियंजाइटिस। अगर वो कहे एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट का जो मसला है, उसकी वजह से इंट्रा हेपेटिक जो आपके पास प्रेशर है ना वो आपके पास ज्यादा मिल रहा है, और साथ वो गाल स्टोन्स भी हैं, साथ पैंक्रियाज का कोई कैंसर है या पैंक्रियाज की कोई इन्फ्लेमेशन है, फिर आप कहोगे ये आपके पास सेकेंडरी बिलियरी कोलियंजाइटिस है, ठीक है। ये थी हमारे पास, हमने डिसीज जो पढ़ी है, हमने कहा था विल्सन डिसीज क्या होती है, ठीक है। विल्सन डिसीज के बाद हीमक्रोमाटोसिस की बात की, प्राइमरी बिलियरी, सेकेंडरी, और ये हमने बिलियरी डिसीज की बात की, ठीक है। किसी का